हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं हमारी हिस्ट्री की क्लास का चैप्टर नंबर 2। क्लास 8 की हिस्ट्री हमने स्टार्ट कर रखी है, उसका चैप्टर नंबर 2 हम करने वाले हैं। और ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए इसकी वीडियो को ध्यान से देखना। इसकी पीडीएफ को भी दोबारा से आप पढ़ लेना ताकि आपको चीज़ें समझ में आने लगें। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लेंथी होने की वजह से इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके जो है इसको वीडियो डालेंगे। पहले हम पढ़ेंगे जो है प्लासी के युद्ध के बारे में और अंग्रेजों की उपस्थिति के बारे में। ये किस तरह से भारत में आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, किस तरह से इन्होंने कंपनी के सहारे जो है व्यापार करने आए और फिर किस तरह से धीरे धीरे इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। व्यापार से लेकर साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। मुगल बादशाहों में अंग्रेज औरंगजेब था, आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। उन्होंने वर्तमान भारत के बहुत बड़े हिस्से के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और 1707 में उसकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार, यानी कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो 1707 में मुगल सूबेदार, बड़े बड़े जमींदार अपनी जो है शक्ति का यानी कि ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें यानी कि कायम कर ली थी और जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी थी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकती थी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे करना उनकी कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो यहाँ के जो है यहीं पर रहने लगे और विशाल साम्राज्य जो है उनका स्वामी बन बैठी थी। ये फोटो है बहादुर शाह जफर की। देखिए, कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी की जा रही है। औरंगजेब के बाद कोई भी मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ था, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह हुआ था तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता बना लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था और उनके बेटों को उनके सामने ही मार डाला था। आगे डिटेल में भी दिया होगा इसके बारे में। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर यानी कि इजाज़तनामा या फिर परमिशन जो है उसको बोलते हैं, हासिल कर ली थी, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। और इस इजाज़तनामे का मतलब ये था कि इंग्लैंड की कोई भी व्यापारिक कंपनी यानी कि इसके अलावा कोई और कंपनी यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र के पार जाकर के नए इलाकों को खंगाल सकती थी और वहां से सस्ती कीमत पर सामान खरीद करके यूरोप में महंगी कीमतों में बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी जो अंग्रेज व्यापारिक कंपनियां थी उनसे प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन का कोई भय नहीं था। और उस जमाने में जो कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न भी होता तो ये सस्ती चीज़ें खरीद कर उनको ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन ये शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सकती थी। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगा करके हिंद महासागर को पार करते, तब तक पुर्तगाली यहाँ पर पहुंच चुके थे और भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके थे। गोवा में उनका ठिकाना बन गया था और पुर्तगाल की खोज यात्री कौन था? वास्को डी गामा। उन्होंने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने का एक समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तराशने लगे थे और कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए थे। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली, उसके बाद आए थे डच आए थे और फिर आए थे फ्रांसीसी व्यापारी। समस्या ये थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने यूरोप के बाजारों में भारत के बने हुए सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन को भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी यानी कि महंगी होने लगी थी और उनसे मिलने वाला मुनाफा भी गिरने लगा था। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की एक होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी थी और 17वीं 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ों को डुबो देती थी, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोकती थी। यानी कि उनको आगे बढ़ना था, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए वे दूसरों का नुकसान करते थे। ये व्यापार हथियारों के मदद से चल रहा था।
व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखते थे। अपनी बस्तियों को किलेबंदी करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों में भी आपस में टकराव होने लगा था और इसी कारण व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल हो गया था। और आइए देखते हैं कि ये किस प्रकार से हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1691 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहते थे। इस फैक्ट्री के वेयर हाउस था और जहाँ पर निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा करते यानी कि बेचने वाली चीज़ों को जमा करते थे वेयर हाउस में। यहीं पर उनके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैलता गया कंपनी ने सौदागर और व्यापारियों की फैक्ट्री को आसपास आकर के बसने के लिए प्रेरित किया, उनको जागरूक किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया और 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर के 3 गाँव की जमींदारी भी खरीद ली थी। इनमें से एक गांव था कालिकता, कोलकाता जिसको हम बोलते हैं, अब इसे कोलकाता कहते हैं। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया था कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार का फरमान जारी कर दे। किसको कहा था? औरंगजेब को। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में लगी थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें ये छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया था और इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत ही कम हो गई थी। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां विरोध क्यों ना करते, यानी कि वहाँ की राजस्व वसूली कम हो गई थी, इस वजह से नवाब मुर्शिद अली ने भी विरोध किया था। और देखिए व्यापार करते करते कब युद्ध शुरू हो गया था। देखिए 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने में लगे थे और उस समय पे दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खां के बाद अली वर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया और व्यापार का अधिकार देने के बदले में कंपनी के नजराने मांगे थे। कंपनी से उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं था और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया था। कंपनी पर धोखाधड़ी का भी आरोप लगा दिया। उन्होंने दलील दी थी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत भी कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी ने टैक्स चुकाने से मना कर दिया, यानी कि टैक्स नहीं चुकाना चाहती थी, कर नहीं देना चाहती थी। इससे अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी और नवाबों और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया था। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो गया है और व्यापार तभी फल फूल सकता था जब सरकार शुल्क हटा ले, यानी कि कर लगाना बंद कर दे। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उनको अपनी आबादी यानी कि संख्या बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का भी पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिन ब दिन यानी कि प्रतिदिन गंभीर होते गए और इन टकराव की परिणति क्या हुई थी? प्लासी का युद्ध के रूप में बदल गई थी। प्लासी का युद्ध स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ देख लीजिए एक बार, क्या आप जानते हैं कि प्लासी का नाम किसके ऊपर पड़ा था? दरअसल असली नाम था पलासी और जिसे हम अंग्रेजों ने बिगाड़ के प्लासी कर दिया। इस जगह पर प्लासी यहाँ लाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता था इसको। और पलास के खूबसूरत फूलों से लाल रंग यानी कि गुलाल बनाया जाता था, जिससे हम होली पर खेलते हैं रंगों से। प्लासी के युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। अली वर्दी खान की मृत्यु हुई थी, फिर सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह पे कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसको व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी देने में आनाकानी ना करे, यानी कि सिराजुद्दौला ताकतवर था। उन्होंने जो है कंपनी की बातें नहीं मानी, इसलिए कंपनी उससे थोड़ी डरती थी और वो चाहती थी कि इसकी जगह कोई अपना बंदा बैठे जो कंपनी को यानी कि हमारी बातों को भी माने। कंपनी के प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी यानी कि उसके कोई दुश्मन यानी कि उसमें से ही किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। फिर जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे और किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। सिराजुद्दौला ने हुक्म दे दिया। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में
स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला कर दिया। फिर नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और गोदाम पर ताला डाल दिया था। अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाज़ों को घेरे में ले लिया। और इसके बाद नवाब ने सिराजुद्दौला ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख कर लिया था। कलकत्ता को हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को रवाना कर दिया था। यानी कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और इस सेना को नौसैनिक बेड़े की भी मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। रॉबर्ट क्लाइव इसने जो है प्लासी का मैदान में जाकर के सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ा था। ये कंपनी के साथ हो गया था। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण था सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफिर, जो अपने ही बोलते हैं ना, अपने ही घर का भेदी। इस तरह से सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियाँ भी थी। यानी कि मीर जाफर ने जो है सिराजुद्दौला का साथ देने के बजाय इसने कंपनी का साथ दिया। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया था। रॉबर्ट क्लाइव ने ये कह करके उसके साथ हाथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटा करके मीर जाफर को नवाब बना देंगे। फिर मीर जाफर के साथ भी आगे जो है ये चीट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटीज की लंदन स्थित लंदन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती हैं और यहाँ पर ऐसी ही एक सभा का चित्र है, बैठक हुई थी उसका चित्र दिया है। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में ये कंपनी की तरफ से लड़ी हुई पहली जीत थी। यानी कि कंपनी उस लड़ाई में जीत गई थी, ये पहली जीत थी कंपनी की, इसलिए इसको महत्वपूर्ण मानते हैं प्लासी की जंग। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को कंपनी का नवाब बना दिया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना कठपुतली यानी कि मीर जाफिर को बिठाया था। उसका मूल उद्देश्य था कि व्यापार को फैलाना। अगर ये काम स्थानीय शासकों की मदद के बिना लड़ाई लड़े किया जा सकता तो कंपनी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि ये रास्ता आसान नहीं है और कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलेंगे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता को दिखाना पड़ता है। तो फिर कंपनी क्या करती। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसको हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। कंपनी ने मीर जाफर को भी हटा दिया और फिर किसको बिठा दिया, मीर कासिम को। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में। फिर प्लासी के बाद बक्सर का युद्ध 1764 में और उसको हराना पड़ा किसको, मीर कासिम को हरा करके दोबारा से ये मीर जाफर को बिठा देंगे। उसे बंगाल से बाहर कर दिया और फिर मीर जाफर को दोबारा से नवाब बना दिया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को देने थे। ये देखो सिराजुद्दौला ने क्या किया था, कंपनी के साथ लड़ाई लड़ी, फिर मीर जाफर को बना दिया और फिर जब मीर जाफर ने उनको तंग किया तो उन्होंने मीर कासिम को बना दिया। फिर मीर कासिम तंग करने लगा तो मीर कासिम उन्होंने क्या किया, मीर जाफर से कहा कि हम वापस तुम्हें ही बिठा देंगे गद्दी के ऊपर, लेकिन तुम्हें हमें पैसे देने होंगे हर महीने। तो हर महीने जब मीर जाफर दोबारा से बना, किसकी युद्ध हुआ था, बक्सर की लड़ाई के बाद, तब मीर जाफर ने क्या किया था, हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरत और अन्य खर्चे पूरे करने के लिए पैसे चाहती थी। कंपनी ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव उन्होंने यानी कि पीछे देखा कि कठपुतली नवाब भी बैठाएंगे, वो भी थोड़ी बहुत तो जनता की नज़रों में अपने आप को सही बनाने के लिए कंपनी के विरुद्ध काम तो करेगा कुछ ना कुछ। तो इस तरह से उन्होंने अनुभव देख लिए थे और रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान कर दिया कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल का प्रांत दीवान नियुक्त कर दिया। किसको, मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल का प्रांत दीवान नियुक्त कर दिया। और दीवानी मिलने के बाद कंपनी क्या करती थी, कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता चला गया, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें जो थी ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। और उसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन के सोने की निकासी भी कम हो गई थी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटिश से सोना लाने की ज़रूरत नहीं रही। अब वो नवाब बन गए थे। अब भारत से होने वाली आमदनी
यानी कि कर के रूप में जो पैसा वसूलते थे, उसी आमदनी के सहारे कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी और उसी कमाई से कंपनी भारत में सूती व रेशम कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किले दफ्तरों के निर्माण में सभी जो है लागत यानी कि अपने काम का जो भार वो खुद उठा सकती थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे थे। नवाब बनने का मतलब था, इसका मतलब यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता थी, ताकत थी, लेकिन इसके कुछ फायदे भी थे। कंपनी को हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगे थे। कंपनी जो है क्या बन गई थी, राजा बन गई थी कंपनी, पूरी कंपनी। लेकिन कंपनी के जो कर्मचारी थे वो भी चाहते थे कि हम नवाब बने, मैं बनूं, इस तरह से वो भी क्या करते थे, नवाब बनने के सपने देखने लगे थे कंपनी के सारे कर्मचारी। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे और के तौर पे जमीन या फिर बहुत सारा पैसा देंगे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास यानी कि चेन्नई आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी, और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ था तो उसके पास 4 लाख पौंड के बराबर जो है 4 लाख पौंड के बराबर उसकी दौलत हो गई थी। दिलचस्प बात यह थी कि गवर्नर ने अपने दूसरे कार्यालय में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंप दिया था। लेकिन 1772 में क्या हुआ, ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी ही सफाई देनी पड़ी थी और सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लगे थे और उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी कर दिया। लेकिन 1764 में उसने आत्महत्या, 74 में उन्होंने क्या आत्महत्या कर ली थी रॉबर्ट क्लाइव ने। कंपनी के इस अफसर क्लाइव की तरह ही दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए थे और बहुत सारी बीमारियों व लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए थे। इसके अलावा उन सभी भ्रष्ट व बेईमान मानना उनको सही नहीं होगा, उनमें से बहुत सारे अफसर असाधारण यानी कि साधारण परिवारों से थे। कुछ अफसर, उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौट करके आराम की ज़िंदगी जिए। यानी कि साधारण परिवार के जो लोग थे वो भी यहाँ पर आए थे कंपनी की तरफ से, जो जीते जी धन दौलत लेकर के वापस लौट गए। उन्हें वहाँ आलीशान जीवन जिया और उन्हें वहाँ के लोग नवाब मानते थे, यानी कि यहाँ से कुछ पैसा कमा कर ले गए और वहाँ पर नवाब बन गए। ये भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया और उन्हें लोग अफसर या फिर अमीर या फिर सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। हम आज सिर्फ प्लासी के युद्ध के बारे में ही पढ़ देते हैं, इतना ही। कंपनी ने क्या फैसला किया था और किस तरह से उन्होंने आगे युद्ध किया, इसके बारे में हम कल की वीडियो में देख लेंगे, या फिर मैं पूरा ही पढ़ा देती हूँ, ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है। कंपनी का फैलता हुआ शासन चलो देख ही लेते हैं, वैसे मैंने इसको आगे पढ़ा नहीं है, फिर भी देख लेते हैं आपके साथ ही। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया था। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। यानी कि बहुत से जो है कई तरीके अपनाए हैं, सीधा उन्होंने हमला नहीं किया। बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764, उसके बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए थे और ये कंपनी के जो है राजनीतिक या फिर व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उनको आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे कि अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाए, और इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करते थे। जब रियासतों पर सहायक संधि थोप दी गई थी और जो रियासतें इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसको अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार जो है नहीं था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वे कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। यानी कि कंपनी ने क्या किया कि उन जो भी कंपनी की बात मान लेता था उनको कंपनी अपने सैनिक भेजती थी सुरक्षा के लिए, और फिर जब वो उसके सुरक्षा के बदले में कंपनी उनको पैसे देती थी। अगर वो पैसे या राजस्व लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो कंपनी को नहीं दे पाते थे तो क्या करते थे, उसके एरिया को, जितने एरिया में भी उसका राज था उसको अपने हिस्से में ले लेती थी कंपनी। इसी प्रकार से जब रिचर्ड वेलेजली, इसका एक उदाहरण है, रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल, जो कि इसका शासन था 1798 से 5 तक,
उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे और इसी आधार पर हैदराबाद के कई इलाके उनसे छीन लिए थे। यहाँ देखो, अपने बेटों के साथ ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सुजाउद्दौला टिल्ली कैप्टन द्वारा बनाया गया ये चित्र है। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब सुजाउद्दौला के ज़्यादातर अधिकार छीन लिए थे, लेकिन यहाँ पर रेजिडेंट के सामने अपनी चित परिचित शाही शौकत के साथ यहाँ पर खड़े हुए दिखाई देते हैं। अगला हमारा टीपू सुल्तान शेर मैसूर। इसको शेर मैसूर की उपाधि मिली है। इसको क्यों कहते हैं शेर मैसूर? जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया था तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया था। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से ये बात समझी जा सकती है। हैदर अली और उसके विख्यात पुत्र थे टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत से पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात को रोक दिया था। किसने? टीपू सुल्तान ने। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। सुल्तान ने कंपनी को भी स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार या फिर लेन देन करने से मना कर दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। कंपनी ने फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हरा दिया था, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी थी। अंग्रेजों से संधि क्यों करनी पड़ी? 1792 के मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के यानी कि सभी ने मिलकर के एक साथ हमला किया टीपू के ऊपर, इसलिए उन्हें अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी। और इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे ही दृश्यों की तस्वीर बनाने में मजा आता था, क्योंकि अंग्रेजों की सत्ता पर विजय यानी कि उनकी जीत दिखाई देती थी। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए थे और उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत ही महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई थी और फिर श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग हुई थी। कंपनी को सफलता मिली और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए थे। मैसूर का राजकाज पुराने वोडियर राजवंश के हाथों में सौंप दिया और इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई थी। इस तरह से सभी ने मिल करके क्या किया था? 4 बार युद्ध किया था, लेकिन चौथे युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग, इसमें टीपू सुल्तान को हरा दिया गया था। ये एक खिलौना है शेर टीपू का। ये टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें ये नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबा रहा है। जब उसका हैंडल घुमाया जाता है तो नकली शेर दहाड़ता है और सिपाही के भीतर से चीखे की आवाज़ आती है। अब ये खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ लेकर गए थे। ये जो साइड में कहानियां हैं टीपू की, जहाँ से इसको उपाधि मिलती है, इसमें जो इसकी छवि दिखाई गई है, राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती हैं। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है और 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार करने गए थे। वहाँ एक शेर उनके सामने आया था। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई थी। फिर टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया था और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार दिया और इसी के बाद उनको शेर मैसूर कहा जाने लगा था। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। अगला है मराठों का युद्ध, मराठों से लड़ाई। 18वीं सदी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू में करना चाहती थी और 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से पेश का शासन चलाने वाले मराठों का सपना चूर चूर हो गया था। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया और इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा यानी कि मंत्री के अंतर्गत एक
क्या थी, कन्फेडरेसी यानी कि राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता है, जो कि पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस और 18वीं सदी के आखिर के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा राजनीतिज्ञ थे। एक बार जो है, एक के बाद एक कई युद्धों ने कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और पहला युद्ध कब हुआ था? 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ था, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीता था। फिर दूसरा हुआ था अंग्रेज मराठा युद्ध। इसको 1803 से 5 के बीच हुआ था और कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। और फिर 1817 से 19 में तीसरा जो अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था, उसमें मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1813 से 27 का इसका जो है शासनकाल है, इसके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वे भारतीय राज्यों से ऊपर है और उनके हितों की रक्षा के लिए वे भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। और ये सोच क्या थी, बाद में अंग्रेजों की नीतियों में भी दिखाई देने लगी थी। लेकिन ये प्रक्रिया थी बेरोक-टोक नहीं चली थी। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर यानी कि फिलहाल जो कि कर्नाटक में है, कित्तूर के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया था, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए थे और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उनको गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना, कित्तूर के चेन्नम्मा के बाद किसने संभाला था इसको? रायन्ना ने इसका प्रतिरोध जारी रखा था और चौतरफा समर्थन यानी कि सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश सीवर दस्तावेज सभी को नष्ट कर दिया। आखिरकार उनको भी अंग्रेजों ने पकड़ दिया और 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई उदाहरण जो है आप आगे किताब में पढ़ेंगे। यानी कि कंपनी को जो है आसानी से सत्ता नहीं मिली, बहुत से लोगों ने इसका विरोध भी किया है। 1830 के दशक में अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत ही डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैल करके उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। और इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से लेकर 42 के बीच में अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां पर अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया था और इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी थी। किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई थी और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब को भी अधिग्रहण कर लिया, यानी कि अपने कब्जे में ले लिया। फिर आई थी विलय नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 48 से 56 के बीच में गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। लॉर्ड डलहौजी एक नई नीति अपनाई थी जिसको विलय नीति का नाम दिया गया। विलय नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कि कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। और इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें यानी कि सतारा, सबसे पहले सतारा, फिर संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी को अपने कब्जे में ले लिया क्योंकि उनका कोई पुरुष वारिस नहीं था। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने कब्जे में ले लिया और इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता के नवाब को कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर है। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क गया और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए थे। यहाँ है सबलपुर के वीर सुरेंद्र साय का चित्र। आगे है नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने जब बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था जो कि उन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका निभाई थी। वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था? समय आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई, मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बंट गए थे जिनको प्रेसिडेंसी कहा गया और उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास व बम्बई।
हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था और सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उनके सुधार खासतौर पर उल्लेखनीय थे। 1722 तक क्या था, 22 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था का प्रावधान किया गया था कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, एक फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों का मुखिया होता था यूरोपीय जिला कलेक्टर। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। यहाँ देखिए, काजी एक न्यायाधीश होता है और मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इस व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। महाभियोग, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया था, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि संसद का ऊपरी सदन होता है, उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, उसको हम महाभियोग कहते हैं। एक बड़ी समस्या, कंपनी के सामने एक बड़ी समस्या ये थी कि पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। एक भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा। NB हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया है और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1773 में। और इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, जैसे ही नाम से पता चलता है कि उनका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना किसका था, कलेक्टर का काम। न्यायाधीश पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाकर रखना था। उसका कार्यालय कलेक्टर सत्ता एवं संरक्षण का नया केंद्र बन गया, जिससे पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया था। कंपनी की फौज, कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए थे, लेकिन उनकी असली सत्ता सैनिक ताकत थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार यानी कि घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उनको तीरंदाजी व तलवारबाजी का प्रशिक्षण भी दिया गया था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही भी मुहैया कराते थे। और 18वीं सदी में जब अवध व बनारस जैसी रियासतों की किसानों भर्ती करके उनको पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो ये सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने ये तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपोय, जो कि भारतीय शब्द सिपाही से बना है, उनको आर्मी कहते थे। और 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। और यही वजह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य, जहाँ पर सिपाही मस्केट यानी कि तोड़ेदार बंदूक और मचलव यानी कि लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना पड़ता और अब उनकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। पहले उनको घुड़सवार ज़्यादा पसंद थे, लेकिन बाद में पैदल टुकड़ी भी महत्वपूर्ण होती गई। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण व अभ्यास अनुशासन सिखाया जाने लगा था और अब उनका जीवन जो है पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आती थी, लेकिन पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति व समुदाय की भावना को नज़रअंदाज कर देते थे। यानी कि सभी जो है अलग जाति और अलग समुदाय थे, उसकी भावना को भी नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय व धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से किस प्रकार छोड़ दें? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान ले? सिपाही क्या महसूस करते थे? अब उनके जीवन और उनकी पहचान यानी कि वे कौन हैं, इस बात का एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह से देखा? 1857 के विद्रोह में सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है, जो कि हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 में, जो इसमें सिपाहियों के बारे में भी बताया है, किस तरह से सिपाहियों ने मना कर दिया था। निष्कर्ष देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई थी। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीकी के आने से ये प्रक्रिया बहुत तेज हुई थी और तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 महीने का समय लगता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने ये यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी थी, यानी कि 8-6 महीने की यात्रा जो 2-3 हफ्तों में होती थी। इनके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज, उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में
आने लगे थे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था, यानी कि वहाँ के जो बाकी की जो आबादी थी उसके ऊपर उनके नवाबों से उनका संपर्क था, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी, यानी कि पूरे भारत को ले चुकी थी। और कुछ भाग पर सीधा नियंत्रण था, कुछ पर अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि उन जहाँ के नवाब थे उनसे उनका संपर्क था पूरा, इस वजह से। और पूरा जो है नियंत्रण में ले चुकी थी, पूरे भारत को अपने कब्जे में ले चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी। मैं ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ करके हेडलाइन बना दूंगी, तब आपको PDF मिल जाएगी शाम तक। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगे और ये मैप वगैरह ये बीच में जो हेडलाइन आती है ना, उनको आप ज़रूर पढ़ लिया करो। जब PDF मैं इसीलिए डालती हूँ ताकि आप PDF लेकर के खुद से भी पढ़ो। एक बार आप सुनोगे, यहाँ पर वीडियो देखोगे, फिर आप जो है PDF लेकर के पढ़ोगे, उनके नोट्स बनाओगे और फिर एग्जाम से पहले आप रिवाइज करोगे ना, तो आप जो है एग्जाम के टाइम पे एक भी क्वेश्चन आप भूलोगे नहीं, सभी चीज़ें आपस में रिलेट करके उनका आंसर दे सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वैसे मैं वीडियो को हाफ ही करवाने वाली थी, लेकिन ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो को पूरा करवा दिया है। कोई बात नहीं, देखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना।